समझना चाहूंगी, ये जो उत्तरी हिस्सा है गाजा का, जहां से 11 लाख लोगों को कहा गया है कि आप दूसरे हिस्से में चले जाइए, जिसको लेकर यूएन का भी स्टेटमेंट आ चुका है और ये भी कहा जा रहा है कि ये बहुत बड़ी त्रासदी होगी, क्योंकि बहुत आसान नहीं होता है पलायन करना, अपना घर बार छोड़ देना। क्योंकि अभी हालिया दिनों में 1.5 साल पहले हमने यूक्रेनियों को देखा है दूसरे मुल्कों में जाते वक्त किस तरीके से उन्हें चुनौतियों का सामना करना पड़ा। तो शरणार्थी बन के कहीं चले जाना बहुत आसान नहीं होता किसी के लिए भी। बिल्कुल, इसीलिए आप दो देखते हैं ना, जो मेरे पीछे भी आप दो आर्टरी जैसे वेन, जैसे हमारे हाथ में जो रक्त नाली घूमती हैं, उस तरह के दो प्रमुख रास्ता देखेंगे। एक का नाम है सलाह अल दीन, जो इजराइल की तरफ है, और जो नदी दरिया किनारे, दैट इज सी कोस्ट में जो जा रहा है, उस सड़क का नाम है अल रशीद। सलाह अल दीन और अल रशीद जो है, ये सड़कों को इजराइल ने जानबूझ करके ज्यादा अटैक नहीं किया है। और ये गाजा से लेकर खान यूनुस, जो बीच का एक टाउन है, यहाँ पे है, खान यूनुस तक ये सड़क बिल्कुल ही खुला हुआ है। अल रशीद भी खुला हुआ है, सलाह अल दीन भी खुला हुआ है। और इसीलिए ये जो एरियल बम्बार्टमेंट जो है, इनका बहुत ही सटीक और बहुत ही फ्यूचरिस्टिक रहा है। अगर इन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि 11 लोग भाग जाएं, वो इसलिए दिया है कि 11 लोगों को भागना मुमकिन रास्ता जो है, उन्होंने खान यूनिस तक तो दिया ही है। खान यूनिस में बहुत भयंकर अटैक हुआ है, रफा में बहुत भयंकर अटैक हुआ है। और रफा के जो अंडरग्राउंड टनल, जो मेरे स्पीकर कह रहे थे, अंडरग्राउंड टनल से ये सारा जो वेपन्स जो हैं इजिप्ट के रास्ते आता है। ये सी के रास्ते नहीं आता है, ये सतह के रास्ते नहीं आता है, क्योंकि इसके ऊपर कड़ी निगरानी है इजराइल की। ठीक है सर, बहुत बेहतर तरीके से आपने हमारे दर्शकों की सहूलियत के लिए समझाया भी पूरा मैप के जरिए। लेकिन मैं पिनाक सर आपके पास आती हूँ, सवाल वही आता है कि जब प्रधानमंत्री ने इसे ग्लोबली बताया कि ये बहुत खतरनाक है, आतंकवाद का दंश भारत ने वक्त वक्त पे झेला है, जिसमें उन्होंने संसद की घटना का जिक्र किया, मुंबई 26/11 सबके सामने है। लेकिन दुनिया के बाकी देशों में, खासकर पश्चिमी देशों में, जब आतंकवाद का दंश झेला गया, तब जाकर इस पर एक सुर में लोगों ने बोलना शुरू किया। लेकिन आज की तारीख में भी यही स्थिति है कि ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भी मुल्क हैं जो आतंकवाद का दंश झेल चुके हैं, लेकिन फिर भी वो हमास के साथ खड़े हैं। ऐसे लोगों का क्या इलाज है? पिनाक सर। ओके जी, देखिए, ये प्रॉब्लम इतनी जल्दी जाने का नहीं है, क्योंकि पैलेस्टीनियन समझते हैं कि हम पे जो जुल्म हुआ है, हम कोई भी हथियार उठा के टेररिज्म का को टूल बना के हम इजराइल के साथ लड़ सकते हैं। मुस्लिम देशों में उनके साथ सहानुभूति है, क्योंकि ये वो मुस्लिम उम्मा जिसे वो कहते हैं, उसका एक मतलब अंश बन जाता है। क्योंकि उम्मा में जो भी होता है वो मुसलमान लोग सपोर्ट कर देते हैं, पर दूसरी चीजों को वो सपोर्ट नहीं करते। कुछ सारे नहीं करते, कुछ लोग तो बोलते हैं कि ये वायलेंस खत्म होना चाहिए। पर पैलेस्टीनियन इशू पे तो अरब स्ट्रीट और अरब देश जो है, वो सभी चाहते हैं कि पैलेस्टीनियन मसला हल हो जाए और उनको स्टेट मिल जाए, जो 2 नेशन जो फॉर्मूला है जो पुराना। पर वो हो नहीं पाया, अनेक कारण है इसके। पर आतंकवाद के साथ खड़ा होना, ये खैर वो करेंगे तो उनकी छवि और भी खराब। मैं 2-4 देशों का उदाहरण भी लेती हूं। अभी हमारा पड़ोसी मुल्क जिससे हम इतने परेशान होते हैं, पाकिस्तान, उसके यहाँ भी आतंकी घटनाएं होती है। जिस आईएसआईएस के खिलाफ वो कभी बोल नहीं पाता है, जिस हिज़्बुल मुजाहिदीन के बारे में बोल नहीं पाता है, ऐसी कई आतंकी संगठन है, वो खुद वहां पे भी टेरर अटैक करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो दूसरे जगहों पे ही खुद करते हैं। पिनाक सर, पाकिस्तान ने तो आतंकवाद को हथियार बना ही रखा है हमारे खिलाफ, और इसीलिए वो दूसरे जो उनके हित, वो अपने हित में समझते हैं, अपने इस्लामिक उम्मा के हित में समझते हैं, तो वो पैलेस्टीनियन की जो आतंकवाद है उसको भी माफ कर देंगे। वो भी कहेंगे कि ये तो फ्रीडम फाइटर है, ये आतंकवाद नहीं है, ये फ्रीडम फाइटिंग कर। तो उनका मतलब रवैया हमारे साथ रहता है, वो एक ही तराजू पे वो उसको तोल देते। तो मुझे तो लगता नहीं कि पाकिस्तान से हमें कोई उम्मीद करनी चाहिए।
पर बाकी लोग मैं तो सिर्फ उदाहरण के तौर पे अपने दर्शकों को समझाना चाहती थी कि बाकी देश में यही आड़ लेकर और कई बार धार्मिक एंगल भी सामने आ जाता है, और हमास के मसले में भी निनाद सेठ सर मैं आपके पास आऊंगी। बीते 6 दिनों की स्थिति यही रही है कि इसमें भी लोगों ने धार्मिक एंगल जोड़ लिया, और सिर्फ ये मुस्लिम कंट्री में नहीं हुआ बल्कि हिंदुस्तान में रहने वाले ऐसे लोग जो हिंदुस्तान में रहकर यहाँ की चीजों पे अधिकार जमाते हैं, लेकिन जब हमास का मसला आया तो फिलिस्तीन के बहाने मतलब साइड से उन्होंने पक्ष लेना शुरू किया, इनडायरेक्टली हमास का ही। देखिए, इतनी खतरनाक टेरर अटैक के बाद अगर हमें ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, राहुल गांधी ने भी कोई स्टैंड नहीं लिया है वायनाड में जीतने के लिए। तो बहुत खतरनाक बात यह है कि इस्लामिक टेरर का सिंपथाइजर अगर आप हैं तो मेरे ख्याल से उससे ज्यादा खतरनाक बात नहीं हो सकती। अंग्रेजी में जिसे फिफ्थ कॉलम कहते हैं कि भारत के अंदर ही ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो इस्लामिक टेरर को एनकरेज कर रहे हैं। तो और वो भी इतने बड़े टेरर अटैक के बाद जहां बच्चों को मारा गया है बेदर्दी से, बेरहमी से। तो अगर इससे उनको वो आउटरीच नहीं हुए तो ये 3 चीजें दर्शाता है। मेरे को लगता है पहला ये दर्शाता है कि उनके स्लीपिंग सेल्स यहाँ इंडिया में है। दूसरा ये दर्शाता है कि हमारे जो कंट्रीज हैं वो डिवाइड हो रहे हैं इस्लाम एंड नॉन इस्लाम टेरर के बारे में। अच्छा, एक सवाल मैं ऐड करना चाहूंगी सर, एक सवाल मैं ये ऐड करना चाहूंगी कि पीएम ने हम बीते कई विदेशी दौरों को देख रहे हैं अपने पीएम का, कि उस दौरे के दौरान जो भी पीएम कहते हैं उसे माना जाता है। आज उन्होंने एक बार फिर ऐसे मंच का इस्तेमाल किया आतंकवाद पे बोलने के लिए, और उन्होंने ये वक्त इसलिए मुफीद समझा क्योंकि पूरी दुनिया के निगाहों में इजराइल और हमास का इस वक्त युद्ध चल रहा है। क्या लगता है कि एकजुटता आने वाली है? पश्चिमी देश कई सामने आ चुके हैं जो खुलकर बोल रहे हैं, जो इजराइल के साथ खड़े हैं, आतंकवाद के खिलाफ बोल रहे हैं, लेकिन पीएम के बोलने का असर ग्लोबली कैसे होने वाला है? मेरे को लगता है कि पीएम बोलने का असर होगा क्योंकि हमने आतंकवाद सफर किया है। हम हवा में नहीं बोल रहे, हमारा एक बैकग्राउंड है। और मुझे लगता है कि सबसे दिलचस्प बात यह होगी अगर सऊदी अरब और इजराइल के बीच में कोई किसी तरह की बात फिर से शुरू करनी है तो इंडिया एक जरिया हो सकता है। क्या इस ऑप्शन को लेकर हम आगे बढ़ सकते हैं? मेरे को लगता है कि अभी तो मध्यस्थता का टाइम नहीं है। मेरे को लगता है कि आपको अभी देखना पड़ेगा कि इजराइल, जैसे आपने कहा अगले 24 घंटे खतरनाक है, अगले 48 घंटे खतरनाक है, मैं तो ये कहूंगा कि अगले 15 दिन खतरनाक है। क्योंकि इजराइल को अब अपने आप को सिक्योर करने के लिए कोई चॉइस नहीं रह गया जब तक हमास एक तरफ से जो सुन्नी है और दूसरी तरफ से हिजबुल्लाह जो शिया है उसको डिस्टर्ब नहीं करे। ये कोई मिडल सम गेम नहीं। ठीक है, विनोद सर के पास मैं जाती हूँ एक बार फिर से। विनोद सर, विकल्प तो वाकई बातचीत ही होता है, हर मसले का समाधान बातचीत ही है, लेकिन हमास से बातचीत तो हो नहीं सकती है। अभी सर ने, निनाद सेठ सर ने कहा था कि एक जरिया भारत हो सकता है अरबियन कंट्री के साथ अगर वो बातचीत करे, लेकिन वैसे भी तो लोग हैं ना जो अभी भी हमास के पक्ष में खड़े हैं, तो उनसे किस तरीके से बातचीत होगी? जो हमास के समर्थन वाले लोग हैं उनसे बातचीत करके रास्ता भी क्या निकलेगा? इसमें मेरे को चंद मिनट दीजिएगा। हाँ। और दो तीन चीजें मैं अपने दर्शकों के फायदे के लिए बताना चाहूंगा। जो पहला वाला जो लेआउट था जिसमें हम अगर आ जाएं तो आप ध्यान से देखेंगे तो ये इजराइल है, यहाँ गाजा पट्टी है, और ये जो पेनिनसुला यहाँ पे आता है मेरे दाएं शोल्डर पे, जब बड़ा होगा तो लोगों को दिख जाएगा, इसको कहते हैं सिनाई पेनिनसुला। ये सिनाई पेनिनसुला रिमा जी एक समय में काफी हद तक का सिनाई पेनिनसुला सुएज कैनाल तक ये इजराइल के कब्जे में था। इजराइल के वॉर जीतने के बाद जो आपस में पैक्ट हुआ, उस पैक्ट के बाद ये सिनाई पेनिनसुला सुएज कैनाल तक इजिप्ट को दे दिया गया और इसको डीमिलिटराइज जोन कर दिया गया। आज के तारीख में 74 के बाद की बात कर रहा हूं रीमा जी, आज 74 के बाद आज ये डीमिलिटराइज जोन जो है ऑलरेडी मिलिटराइज हो चुका है। और मेरे बाएं शोल्डर पे आप देखेंगे तो ये जो ईरान के जो बैलिस्टिक मिसाइल्स ऑलरेडी मूव हो चुके हैं। तो ये पूरा इलाका जो है इजराइल, इजिप्ट, जॉर्डन, ईरान, और इराक के कुछ हिस्से जो कहते हैं कि ईरान के कंट्रोल में है, ऑफिशियली नहीं, अनऑफिशियली। सर, मुझे आखिरी कमेंट आपसे ये चाहिए कि जिस 24 घंटे का जिक्र मैं अपने दर्शकों के सामने शुरुआती वक्त में ही कर रही थी, जो इजरायली सेना के हवाले से है, वाकई कुछ बहुत बड़ा होने वाला है? एक मिनट और दीजिए रीमा जी।
ये पूरा इलाका जो है ये न्यूक्लियर वॉर के तरफ जाते हुए नजर आ रहा, पहली बात। और आपका सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो है हमास के साथ खड़ा होना क्या सही है क्या गलत है, इसमें मैं आपको समझाना चाहूंगा, लोगों को भी ये बताना चाहूंगा। आप मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के वेबसाइट पे जाइएगा तो उसमें फिलिस्तीन और इंडिया के रिलेशन पे अभी भी ये डॉक्यूमेंट मौजूद है, आप इसमें पढ़ेंगे सर, वाकई तो उसमें ये ऐसा मसला है जो हमारे दर्शकों के लिए समझाने के लिए और वक्त चाहिए। फिलहाल वक्त की कमी है। आप सभी का बहुत शुक्रिया। लेकिन बेहतरीन तरीके से तमाम हमारे एक्सपर्ट्स ने यही समझाने की कोशिश की कि आतंकवाद के खिलाफ अगर एकजुटता नहीं हो तो फिर समाधान संभव नहीं। बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे।